पहले चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ की सिर्फ एक सीट शामिल है। बस्तर सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कहते हैं छत्तीसगढ़ में ये सीट सत्ता तक पहुंचने का दरवाजा है। इसे जीतना हर बार कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती भरा रहता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति का गढ़ यानी बस्तर सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा रास्ता माना जाता है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के लिए बस्तर को साधना चुनौती भरा रहा है। हर दल को यही लगता है कि बस्तर साधने के बाद उस दल का दबदबा पूरे प्रदेश में रहेगा। लिहाजा इस बार लोकसभा चुनाव में फिर से बस्तर के राजनीतिक दलों ने अपने अस्त्र निकाल लिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, जिसके लिए बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने बड़ी सभाएं की हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच बस्तर को लेकर लड़ाई आज से नहीं बल्कि उस वक्त से है जब ये सीट अस्तित्व में आई थी। आंकड़े बताते हैं कि शुरुआत बस्तर लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। बस्तर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। 1951 से 1996 तक ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही। 1996 में पहली बार यहां के लोगों ने एक निर्दलीय प्रत्याशी को चुना। 1998 से लेकर 2014 तक इस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाजी पलटी और दीपक बैज यहां से जीते। बीजेपी ने इस बार महेश कश्यप को चुनावी मैदान में उतारा है। महेश कश्यप के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा हैं। 6 बार के विधायक कवासी लखमा एक किसान परिवार से आते हैं। भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बस्तर सीट पर सीपीआई और बसपा ने भी इस बार अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 2019 में दीपक बैज ने बीजेपी के बैदूराम कश्यप को इस सीट पर हराया था। दीपक बैज को 2019 में 4,02,527 वोट मिले थे, जबकि बैदूराम कश्यप को 3,63,545 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर तीसरे नंबर पर सीपीआई के रामू राम को 38,395 वोट मिले थे। इस सीट की अगर बात की जाए तो बस्तर में नक्सलवाद, कृषि और वनोपज, शहरी विकास, रोजगार, पलायन, आदिवासी, जंगल और जमीन बड़े चुनावी मुद्दे हैं। बस्तर लोकसभा सीट में अगर विधानसभावार स्थिति पर नजर डालें तो कोंडागांव जो एसटी के लिए रिजर्व है, ये सीट बीजेपी के पास है। लता उसेंडी यहां से बीजेपी की विधायक हैं। नारायणपुर सीट एसटी के लिए रिजर्व है। इस सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। केदारनाथ कश्यप यहां से बीजेपी के विधायक हैं। बस्तर सीट एसटी के लिए रिजर्व है। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। लखेश्वर बघेल यहां से कांग्रेस के विधायक हैं। जगदलपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहां से किरण देव सिंह बीजेपी के विधायक हैं। चित्रकोट सीट एसटी के लिए रिजर्व है। इस सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। विनायक गोयल यहां से बीजेपी के विधायक हैं। दंतेवाड़ा सीट एसटी के लिए रिजर्व है। इस सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। यहां से चैतराम अटामी बीजेपी के विधायक हैं। बीजापुर सीट की बात की जाए तो ये सीट एसटी के लिए रिजर्व है। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विक्रम मंडावी ने जीत हासिल की थी। कोंटा सीट एसटी के लिए रिजर्व है। कवासी लखमा यहां से विधायक हैं। कांग्रेस के पास ये सीट है और इसी सीट के विधायक कवासी लखमा इस बार बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। और अब सत्ता के फाइनल में वक्त है आज की हॉट सीट का। आज की हमारी हॉट सीट है बस्तर लोकसभा, जिसे छत्तीसगढ़ में सत्ता का दरवाजा भी कहा जाता है। इस सीट पर चर्चा के लिए रायपुर से दिलीप साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, कहा जाता है कि सत्ता की चाबी जो है बस्तर संभाग से खुलती है। यदि कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें, कवासी लखमा एक कद्दावर नेता है। महेश कश्यप की बात करें, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखें इसे?
हाँ जी बिल्कुल कविता, आमतौर पे चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, बस्तर को सत्ता की चाबी माना जाता है। और आमतौर पे देखा जाता है जब पहले चरण का जब भी चुनाव होता है, चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, पिछले विधानसभा की बात करें, तो विधानसभा चुनाव में भी जो बस्तर क्षेत्र, बस्तर संभाग के अंतर्गत जो 12 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 8 बीजेपी ने जीती है। और 8 जीतने के साथ ही साथ वे प्रदेश की सत्ता में काबिज हुए हैं, क्योंकि उन्हें प्रदेश में दूसरे जगहों पर भी बहुमत मिली। इसी तरह पिछला 2018 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां से 12 में से 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बाद में एक उपचुनाव हुआ था, एक सीट पर, 2 सीटों पर, वहां पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस तरह से 12 में से 12 सीटों को जीती थी कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई थी। इसी तरह बात करें अभी लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में पिछले लोकसभा का जो रिजल्ट रहा है लगातार, क्योंकि बस्तर एक हाफ सीट है और बस्तर लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें आती है बस्तर संभाग की। अभी बात करें 8 में से 5 बीजेपी के पास है और 3 कांग्रेस के विधायक है 3 में। और पिछले समय क्योंकि लगातार 1998 से 2014 तक बीजेपी के ही जो प्रत्याशी रहे, बीजेपी के नेता रहे, वही लगातार जीतते आ रहे हैं इस सीट पर। लगभग यह बीजेपी का सीट हो चला था, लेकिन इस जो लगातार जीत का जो सिलसिला था बीजेपी के, उसको 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज ने तोड़ा था। और दीपक बैज यहाँ से सांसद है, वर्तमान में पीसीसी चीफ है दीपक बैज, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। कहीं कहीं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है इसके साथ ही साथ, क्योंकि अभी जो चुनाव हो रहा है, अभी मुख्य रूप से इस पूरे लोकसभा सीट की बात करें तो 11 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो देखा जाए वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही नजर आ रही है। बीजेपी ने जहां महेश कश्यप को मैदान में उतारा है, जो जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और लगातार आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लगातार जो धर्मांतरण वाला जो मामला है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे, तो कुल मिलाकर वो धर्म का ध्वजा लेकर बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते रहे बस्तर में। इसका फायदा उन्हें हुआ है, उन्हें पार्टी ने टिकट दी है सांसद के लिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व मंत्री रहे हैं और कोंटा से लगातार 6 बार के विधायक रहे हैं कवासी लखमा, उन पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। और कांग्रेस ने क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता है, लगातार उनका सतत संपर्क रहा है और बस्तर संभाग में, पूरे बस्तर में उनकी खासी दखल रही है। और खास करके जो नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाका है वहां तक भी उनकी पैठ मानी जाती है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने उन पर दांव खेला है, क्योंकि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, काफी विश्वसनीय चेहरा है बस्तर के आम लोगों के। और अभी जिस तरह से विधानसभा का रिजल्ट आया था तो विधानसभा में कहा जा रहा था कि कवासी लखमा कहीं न कहीं हार रहे, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी कवासी लखमा ने फिर से जीतकर एक बार साबित किया कि इनकी जो दबदबा है वो कायम है बस्तर संभाग में। इसीलिए कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। हालांकि यहाँ पर जो पिछले लोकसभा सीट की बात करें तो पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, उस दौरान जो जीत हार का अंतर था महज 40,000 वोटों के आसपास ही था। दीपक बैज अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे बीजेपी के बैदुराम कश्यप, उनको 40,000 से अधिक वोटों से हराए थे। हालांकि जो नोटा का जो आंकड़ा है, क्योंकि उस क्षेत्र में माओवादी भी काफी सक्रिय है और आमतौर पे जो किसी पार्टी को के पक्ष में नहीं जाते या जो किसी प्रत्याशी को नहीं समर्थन करते, वो नोटा हमें बटन दबाते हैं। और नोटा का जो वोट है वो भी 40,000 के आसपास ही रहा है। और इसी तरह 2 जो पार्टियां हैं, प्रमुख रूप से 2-3 पार्टियां वहां सक्रिय होती है, जिसमें सीपीआई के अलावा बसपा का भी एक बड़ा वोट बैंक है। वहां 30 से 35,000 वोटों का एक बड़ा वोट बैंक है बस्तर से, जो लगातार हम पिछले सब चुनाव में देखते आए हैं, चाहे 2009 का चुनाव है, 2014 का चुनाव है या 2019 के चुनाव। सभी लोकसभा में बस्तर के जो प्रत्याशी, बसपा के, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी बस्तर से खड़े होते हैं, वो 30 से 35,000 वोटों का उनका आंकड़ा रहता है। इस बार भी बसपा ने आयतुराम मंडावी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो ये भी एक समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इसी के साथ ही साथ सीपीआई का भी एक वोट बैंक है, 40 से 50,000 जो वोट है उनका सीपीआई का वोट बैंक रहता है। पिछले कई
चुनाव से हमने देखते आए हैं। तो सीपीआई की ओर से भी बस्तर से फूल सिंह कचलाम मैदान पे है, तो ये भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, सर्व आदिवासी समाज, हमर राज पार्टी सहित विभिन्न पार्टियों और कुछ निर्दलियों को मिलाकर 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान पे है। तो ये देखना होगा। हालांकि मुख्य मुकाबला जो नजर आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन जो तीसरे जो प्रत्याशी है, चाहे सीपीआई की बात करें, बसपा की बात करें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, हमर राज पार्टी है, सर्व आदिवासी दल ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो इस तरह से ये जो अलग अलग नेता है, ये समीकरण बिगाड़ सकते हैं, जीत और हार के अंतर को कम कर सकते हैं या फिर उसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं। इन लोगों को कौन साथ सकता है? इनके जो वोट बैंक है उन पर अगर सेध लगा पाते हैं, चाहे कवासी लखमा अगर सेध लगा पाते हैं या फिर महेश कश्यप, तो जीत हार इन पर भी निर्भर करेगा। इस तरह का समीकरण है। इसके साथ ही साथ कविता बात करें यहाँ मुद्दों की, तो प्रमुख रूप से यहाँ मुद्दे विकास के ही मुद्दे हैं। अभी हाल ही में चाहे बीजेपी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है महेश कश्यप, उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और भानपुरी के पास उनकी एक बड़ा सभा हुई थी, रैली हुई थी। उसके बाद से फिर बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आकर वहां सभा कर चुके हैं दंतेवाड़ा में। इसके अलावा कांग्रेस से बात करें तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी वहां प्रचार कर चुके हैं। राहुल गांधी की एक बड़ी सभा हो चुकी है नारायणपुर के पास के क्षेत्र में। तो इस तरह से दोनों दलों ने अपनी जोर आजमाइश कर दी है। हालांकि जो प्रमुख मुद्दे हैं, विकास ही बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से कवासी लखमा ये कह रहे हैं, राहुल गांधी की सभा में भी उन्होंने कहा कि वो अगर वे जीत कर आएंगे तो इस क्षेत्र को रेल मार्ग से जोड़ेंगे, क्योंकि रेल एक बड़ी समस्या है। हालांकि बस्तर की बात करें तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक रेल मार्ग जो पहुंचा है किरंदुल तक, जो बैलाडीला की जो लोहा की खदानें हैं, की खदानें, वहां से लोह की सप्लाई तो होती है, लेकिन आम लोगों को वहां पर आम यात्रियों को रेल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी यात्री ट्रेनें नहीं चलती है। केवल बस्तर के जो खनिज संसाधन है उसे वर्षों से वहां से ले जाने के लिए रेल मार्ग है। इसी तरह भी राव घाट तक भी रेल मार्ग बिछाया गया है, जो जिसकी सप्लाई भिलाई स्टील प्लांट के लिए होना है। इसको लेकर भी एक रेल बीच में चलाया गया था, जिसका उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उस ट्रेन को बंद कर दिया गया या फिर बहुत सारे कारण गिनाए गए। लेकिन इस तरह से एक रेल संबंध बस्तर के जो आम जनता है उसको जोड़ने के लिए एक परिवहन की जो सस्ती सुविधा, सुलभ सुविधा माना जाए, एक रेल वाली जो मामला है ये भी है एक। इसके साथ साथ ही जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर की बिजली, पानी सहित तमाम तरह की जो सुविधाएं है अंदरूनी इलाकों में, खास जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी मानते हैं हम लोग, कई क्षेत्र है, चाहे बीजापुर की बात करें, कोंटा सुकमा के कई इलाके हैं, इसके अलावा बस्तर के इलाके हैं। हाल ही में जो घटना हुई है बीजापुर में ही नक्सली घटना हुई थी। कल की जो बड़ी घटना हुई है वो कांकेर, हालांकि वो कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बस्तर संभाग से ही जुड़ा हुआ जो माड़ का इलाका है, बुझमाड़ जिसको कहा जाता है, उस क्षेत्र की एक बड़ी घटना है। तो इस तरह से नक्सलवाद भी एक बड़ी घटना है, नक्सलवाद भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। नक्सलवाद जो है, जिस तरह से लगातार दोनों दलों की ओर से, जी बिल्कुल, नक्सलवाद जो है दिलीप बड़ा मुद्दा है। इसलिए जो महेश कश्यप हैं उन्होंने अपने भाषणों में लखमा को भी नक्सलवाद से जोड़ा है। जी बिल्कुल। जिस तरह से बीजेपी लगातार लखमा पर एक आरोप लगाती रही, और ये आरोप इसलिए लगाती रही कि जो 25 मई 2013 को जो घटना हुई थी झीरम घाटी कांड, जिसमें कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के तमाम जो बड़े नेता है वे मारे गए थे और कई जवान शहीद हुए थे। 31 लोगों की मौत हुई थी उस बड़ी घटना में। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाते रही कि कवासी लखमा का उनमें एक बड़ी भूमिका रही, क्योंकि कवासी लखमा उस टीम में शामिल थे जिसमें जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष पटेल जी थे और उनके बेटा दिनेश पटेल थे, और ये दोनों के साथ ही थे कवासी लखमा, लेकिन उन्हें मार दिया गया और कवासी लखमा को जाने दिया गया। हालांकि कवासी लखमा इसके पीछे कई रीजन बताते हैं कि क्योंकि उन्हें गोंडी भाषा आती थी और उन्होंने नक्सलियों से बात भी किए थे, उन्होंने रुकने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने उनको भगा दिए थे और इनसे पूछताछ की थी। तो इसको एक संदेह के दायरे में लिया जाता है। हालांकि बाकी चीजों में दिलीप, महेश कश्यप के इस आरोप का जनता पर कितना असर होगा? जी कविता, क्योंकि बस्तर की जनता
उस क्षेत्र से रूबरू है और नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है और नक्सल का दंश भी झेल भी रहे हैं और उनको मालूम है कौन किसका कहाँ कैसा संबंध है। इसलिए किसी के आरोप और प्रत्यारोप से वहां की जनता पर मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है किसका कैसा किनके साथ संबंध है। ज्यादातर ये बातें आती रही कि बस्तर क्षेत्र में जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनका किसी न किसी प्रकार से माओवादियों के साथ संबंध रहता है, चाहे उनका उस सीधे तौर पे नजर नहीं आता, लेकिन बिना उनके साथ थोड़ा बहुत संबंध रखे वहां राजनीति कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि अंदरूनी इलाकों में जब जाते हैं, हालांकि कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि नक्सली बड़े जो नेता है, पहले ये होता था केवल जो नक्सलवादियों के खिलाफ जो संघर्ष करने वाले हो, चाहे सलवा जुड़ूम का जो आगाज किए थे या दूसरे मामले थे, उन्हें भी टारगेट किया करते थे नक्सली, लेकिन अब जो मुख्य रूप से बड़े नेताओं को भी टारगेट करने लगे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल दिलीप, समय का अभाव है, इस बातचीत को यहीं पर रोकना होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए दिलीप आपका बहुत ही धन्यवाद। तो कहा जाता है कि जो सत्ता की चाबी है बस्तर संभाग से खुलती है। अब देखना कि जनता जो है, जो बस्तर की चाबी है, सत्ता की चाबी है, वो किसके हाथ रखती है। तो फिलहाल के लिए सत्ता का फाइनल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।